ओके पीपल, वी विल मूव ऑन इन हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट इन हिस्ट्री। कल हमने देखा भाई साहब मास मीडिया इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन मास मीडिया में रहा है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव सीन यस्टरडे, ठीक है। और नाउ वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इन एंटरटेनमेंट, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, फोक थिएटर क्या होता है, मराठी थिएटर क्या होता है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, ठीक है। हम जितनी भी देखो एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए आपको, माइंड को फ्रेश करने के लिए, ठीक है, माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि हमारा एक मोनोटोनस लाइफ होता है, मतलब एक ही इसमें आप काम नहीं कर सकते हैं, राइट। यू हैव टू बेसिकली चेंज योर गियर्स, तो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। यू नीड सम, किसी को भाई साहब म्यूजिक से एंटरटेनमेंट होता है, किसी को मूवी देख के एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है, किसी को गाना गा के एंटरटेनमेंट होता है, किसी को भाई साहब पेंटिंग करने में एंटरटेनमेंट होता है। डिफरेंट पीपल गेट एंटरटेन्ड इन डिफरेंट वेज, तो अलग अलग लोगों का भाई साहब एंटरटेन होने का तरीका अलग अलग है। द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और बीइंग प्रोवाइडेड विद अम्यूजमेंट और एंजॉयमेंट, किसी भी टाइप का अम्यूजमेंट और एंजॉयमेंट का प्रोवाइड होना, इसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट, दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनालिटी, किसी के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनालिटी, क्यों, भाई पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए भाई साहब एंटरटेनमेंट की जरूरत क्यों है। ये अपने पेरेंट्स को दे देना, मैं बात करूंगा, ठीक है। Why is it necessary for development of personality? बताइए भाई साहब, एंटरटेनमेंट की जरूरत पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्यों होगी, हाँ, वरना क्या हो जाएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। सारा दिन अगर कोई इंसान काम कराते रहेगा इसको, वो भाई साहब ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये होगा ही होगा। अगर आप उसको एंटरटेनमेंट ऑफर कर रहे हो या कोई ऐसा रिलैक्सेशन या रिक्रिएशन उसको मिल रहा है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, ही विल गेट बैलेंस, ठीक है। अदरवाइज भाई साहब वो एक्सप्लोड कर जाएगा। एंटरटेनमेंट इज नेसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनालिटी, किसी के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए बाद में निपटेंगे, ओके। इट कीप्स आवर माइंड्स लाइवली एंड फ्रेश, ठीक है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी एट वर्क, ये भाई साहब एफिशिएंसी आपके काम में क्यों इंक्रीज होती है, व्हाई डज इट गेट इंक्रीज्ड, एक एनर्जी मिला, ठीक है, एक एनर्जी मिला। आपको, मुझे तो नहीं मालूम आप कितना पढ़ते हैं, और जहां तक मालूम है मतलब हालत उतनी अच्छी नहीं है ना। आप इसको ऐसे सोचो, लेट्स से मैं आपको एक यहाँ पे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक स्टूडेंट का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम बेसिकली गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ ग्राफ, एक ग्राफ है बेसिकली, ठीक है, ओके। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, नंबर ऑफ, ये आपका हो गया लेट्स से नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर पुटिंग अप इन स्टडीज, ठीक है। ये आपका भाई साहब एक स्टडीज में आप नंबर ऑफ आवर्स कितना पुट अप करते हो, ठीक है, हाउ मच इज द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर पुटिंग अप इन अ स्टडी, ओके। तो समझ लो हम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, कितने कॉन्सेंट्रेशन से। सामने किताब लेकर बैठने से पढ़ाई नहीं हो जाती, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है, ठीक है, वी ऑल नो दिस। कितने कंसंट्रेशन से, कितने फोकस से, जो भी आप बोलना चाहें, ये आपका फोकस लेवल है, ये आपका कंसंट्रेशन लेवल है, और लेट्स से नंबर ऑफ आवर्स है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कहाँ जाओगे भाई साहब, ठीक है, उसके पहले ही दम तोड़ दोगे, खेले, ओके। तो अगर मैं अपने जीवन का एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हर साल हिंदी में फेल होता था भाई साहब, हर साल हिंदी में फेल होता था, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे आज की तारीख में अगर आप हिंदी में ऐसे लिखने बोलोगे बहुत अच्छा लिख दूंगा, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हिंदी में स्पेलिंग के बहुत मिस्टेक्स होते थे और ये मैं करेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ। मतलब मेरा पेपर अगर आप देखोगे ना, लाल 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 ऐसे 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 ऐसे, और हमारे टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी। आप अपने मम्मी पापा से पूछ लियो भाई साहब, उनके कॉलेजेस में जो टॉपर होते थे उसका मैक्सिमम 80% होगा, उससे ज्यादा नहीं। आज की तारीख में भाई साहब 98% भी कुछ नहीं है, ठीक है।
है। कैसे मिलता है पता नहीं भाई साहब। हमारे कॉलेज में नहीं, मतलब 5 कॉलेजों में, हमारे मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था उसमें 5 कॉलेजों का मिलाकर हाईएस्ट इंग्लिश में आया था 88% भाई साहब। और वो मेरा दोस्त था। हम लोगों ने भाई साहब उसको कंधे पे उठाया फिर बहुत मारा, ठीक है। पहले तो कंधे पे उठाया, सेलिब्रेशन, वाह, बम फोड़े, फिर उसके बाद कोने में ले जाकर धाप धूप दिया उसको, ठीक है। बट वो जो भी टॉपर होता है उसके साथ यही सलूक किया जाता था। तो इमेजिन कीजिए उस टाइम पे 88% इंग्लिश में, मतलब कंधे में उठाने वाली बात हो गई है, पूरे शहर में चर्चित बात हो गई है। आज की तारीख में मतलब लात मारते हैं हम 88% को, तो है ना। तो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि अलग अलग फॉर्मेट्स हो गए हैं। खैर, अभी मैं हर बार हिंदी में फेल हो रहा हूँ भाई साहब। तो मतलब अभी ये थोड़ा सा बात ना, मतलब, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि मेरे घर में जो मेरी मॉम है वो पहले तो प्राइमरी स्कूल लेवल पे टीचर थी वो, और वो हिंदी में उन्होंने ऑनर्स किया है। ऑनर्स मतलब ऑलमोस्ट डबल एमए की तरह होता है। तो मतलब वो और चप्पड़ बनने वाली बात थी, ठीक है। तो वो मेरे को पढ़ाती रहती, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। फिर उनकी एक सहेली थी, उनके पास भेजा पढ़ने के लिए। मैं समझ रहा हूँ लेकिन मैं जब भी आंसर लिखा, लालम लाल भाई साहब पूरा, ठीक है। तो ये स्ट्रगल चलता रहा बहुत दिनों तक। तो मेरे को बहुत शर्म आ गई कि भाई ये क्या चल रहा है। मेरे बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे, इंग्लिश से लेकर साइंस तक, एसएसटी में भी अच्छे ही मार्क्स थे। लेकिन ये हिंदी हमारे लिए भाई साहब बहुत पीड़ादायक बनती जा रही थी। तो अभी बोर्ड आने वाला था और बच्चे थे भाई साहब 8 महीने, जस्ट आपके मतलब लेवल में, मतलब आपको भी जैसे जीवन में 7-8 महीने बाकी हैं बोर्ड के लिए, जस्ट इसी लेवल पे। तो हमने भाई साहब प्रतिज्ञा कर ली कि हम साइंस ऑलमोस्ट कर चुके थे, हमारा मैथ्स भी ऑलमोस्ट हो चुका था, तो वाई टू वेस्ट मोर टाइम ऑन दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। और कितना करेंगे, कर करके भी और कितना करेंगे। तो मैंने मतलब कि भाई साहब लेट्स ड्रॉप ऑल दीज सब्जेक्ट्स। अभी हम इस सब्जेक्ट में कोई सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। हमारा भाई साहब कोई स्कूल मतलब कोई कोचिंग क्लास नहीं होता था, हमको खुद ही स्ट्रैटेजी। तो मैंने बोल दिया कि भाई साहब मैं रोज 5 घंटा हिंदी पढ़ूंगा, 5 घंटा हिंदी लेकर ही बैठा रहूंगा भाई साहब, छोड़ना ही नहीं है इसको, ठीक है। कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं करना है, लगातार 5 घंटे में हिंदी पढ़ूंगा। कम से कम ये 1 महीने तक मैं रखने वाला हूं, क्योंकि हमारा इस टाइम पे भाई साहब 8 महीने बाकी थे मेरे, और मेरा मतलब 1 महीने में था सेमेस्टर जैसे तुम बोलते हो, फिर आपका भाई साहब एक और यूनिट टेस्ट, और फिर आपका ये, फिर प्रीलिम्स, ऐसा था शेड्यूल। तो हर 1 महीने में एक भाई साहब टेस्ट था। मैं इस बार हिंदी में मतलब लास्ट टेस्ट में मेरा आया था भाई साहब 33%, 32 पॉइंट कुछ था, 32। हाँ, तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला था मेरे को बुलाकर कि यार तू थोड़ा सा देख ले, मतलब तभी 40 पासिंग था, अभी तो 33 पासिंग है, पहले 40 पासिंग था। मतलब थोड़ा 8 मार्क्स का ही सवाल है, मेरे कॉलेज का नाम मत बदनाम कर तेरा, मतलब प्रिंसिपल ने बोला मेरे को खुद, मतलब बाकी के तो पेरेंट्स को बुलाते थे, वो मेरे को सिर्फ इतना बोला कि देख तेरे मतलब साइंस और मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके वजह से भाई साहब बहुत गुड़गोबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तू कैसे भी करके संभाल भाई, क्या चाहिए तेरे को हेल्प तू मुझे बता, तेरे को अगर स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो मुझे बता, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। तो मैंने भाई साहब स्ट्रैटेजी बनाई कि अभी हम 5 घंटा कम से कम रोज हिंदी पढ़ेंगे, ओके। तो अभी ये 5 घंटा समझ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 भाई साहब बुक लेके बैठ गए हम, 5 बजे बैठ जाएंगे बुक लेके, और सीधा 10 बजे उठेंगे, कोई खाना पीना भी नहीं, सीधा 10 बजे खाना खाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ रहेगा, व्हाट विल हैपन, मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीने में, तो मैंने यहाँ पे कितना ऑलमोस्ट 32%, 8 मार्क्स का डिफरेंस था, मैं पास नहीं हो पाया था 8 मार्क्स के लिए। तो रोज मैंने 5 घंटा हिंदी पढ़ा, रोज पढ़ा एकदम, मतलब रोज तो रोज एकदम, ठीक है। बराबर 5 बजे बैठूंगा और बराबर 10 बजे उठूंगा और हिंदी ही पढ़ूंगा और कुछ नहीं। ऐसा मैंने भाई साहब 1 महीने तक किया। मेरा साइंस और मैथ्स कंप्लीट हो चुका था, इंग्लिश में थोड़ा ब्रशअप जरूरत था, एसएसटी थोड़ा सा बाकी था, थोड़ा बहुत एसएसटी मैंने जो सैटरडे संडे का वीकडेज था वो किया, बाकी भाई साहब चपक के हिंदी पढ़ा। तो मेरा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ रहेगा, मेरा भाई साहब ये हो गया 8% पे आ गया मैं, आई ड्रॉप्ड हेविली। 5 घंटा जिस पेपर को मैंने दिया उसमें मैं 32 से भाई साहब 8% पे आ गया। Why did this happen? ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं हिंदी जबरदस्ती पढ़ रहा था, पढ़ना पड़ेगा भी, ठीक है, वो समझ लो हमने मान लिया। अभी कैसा होता है, आप जब शुरुआती दौर पे भाई साहब एकदम, अभी हमारा फोकस एकदम बढ़िया, ठीक है, क्या होगा, आओ चलो पढ़े। अभी ये सेकेंड,
ये भाई साहब थर्ड, भाई साहब 5वें घंटे तक तो हम सो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब कैसा है, ये बहुत स्टीपली गिरेगा, दिस विल फॉल वेरी स्टीपली, दिस इज अ ग्राफ लाइक दिस विल गो लाइक दिस। ज्यादा से ज्यादा इन 5 घंटों में आपने कितनी की स्टडी की? आधे घंटे की स्टडी की है। अगर मैं नेट देखूंगा ना तो शायद कभी 1 घंटा का स्टडी किया रहेगा, अदरवाइज आधे घंटे बाद हमने दम तोड़ दिया है, सिर्फ बुक सामने है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद समथिंग वेरी डिसइंटरेस्टेड इन योर लाइफ, और ये होगा ही, हर काम जो आपको मिलता है वो इंटरेस्टिंग हो जरूरी नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। कल को आप जॉब्स वगैरह करोगे, वही सिचुएशन आएगी, ठीक है। हर काम आपको जो मिल रहा है वो आप इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हो, तो इसको कैसे हम कोप अप करें? सो द ओनली वे, तो मैंने ये रियलाइज किया कि हाउ डू वी डू दिस। तो इसका एक तरीका है, जब आपको बहुत डिसइंटरेस्ट, अभी समझो अगर मुझे मैथ्स मिला होता या साइंस मिला होता तो शायद मेरा ग्राफ इस तरीके का जाता, हाँ वहां पे भी फोकस डिप होता, लेकिन इतने भयंकर तरीके से नहीं होता था। यहाँ पे इतने भयंकर तरीके से इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सब्जेक्ट से मैं कनेक्ट ही नहीं हूँ, इसलिए मेरा कनेक्ट नहीं, मैं इसको बोझ तरीके से देख रहा हूँ, और इसीलिए भाई साहब टप से इधर ही खत्म हो गई कहानी। 5 घंटे बुक सामने है ना, कुछ मतलब क्या कर रहे हैं भाई साहब, पलटी कर रहे हैं, उल्टे पलटी कर रहे हैं, वैसा थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, थोड़ा वर्ड मीनिंग दे रहे हैं, नो सब्सटेंशियल स्टडी इज हैपनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब भाई साहब इसमें एक चीज हम जो चेंज कर सकते हैं वो ये है कि अगर भाई साहब चलिए आप बहुत ही डिसइंटरेस्टिंग कोई काम कर रहे हैं, इसको ऐसे करिए भाई साहब, एक ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, फिर इसको जाने दीजिए, ऐसे करिए, फिर एक ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो इससे क्या हो रहा है, ये एक ग्राफ था भाई साहब टपाक नीचे, और ये एक ग्राफ है, इसमें तुम अगर 15-15 10-10 मिनट के भी ब्रेक लेते हो, चलो 15-15 मिनट के ब्रेक ले लिए, 15-15 मिनट के तुमने 4 ब्रेक ले लिया, मतलब कितने का ब्रेक ले लिया भाई साहब? 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, लेकिन 4 घंटे की पढ़ाई तुम्हारी अच्छी होगी, 4 घंटे की पढ़ाई तुम्हारी अच्छी होगी। यहाँ पे तो भाई साहब तुमने आधे घंटे में ही दम तोड़ दिया है, यहाँ पे बाकी 4 घंटे तुम्हारे बेकार जा रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा शायद तुमने मैनेज किया है कुछ इधर उधर अल्टा पल्टी करने की, समझ में आ रहा है? सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिसइंटरेस्टिंग इन योर लाइफ, सो डू दिस इन दिस वे कि भाई साहब आपने भाई साहब पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, फिर आप अपने आप को एक ब्रेक दे दीजिए, आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि चलो भाई साहब मैंने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, या एक निबंध लिख लिया, या क्या कहते हैं लेटर राइटिंग कैसी होती है ये सीख लिया, ये सब कुछ कर लिया मैंने 1 घंटे में, अभी मैं अपने आप को एक ब्रेक देता हूं एज अ रिवॉर्ड, देन यू स्टार्ट अगेन। सो ये आप कर क्या रहे हैं, बीच बीच में एक एंटरटेनमेंट का सेशन रख रहे हैं, और ये एंटरटेनमेंट का सेशन आपको इस बोरियत से बचा रहा है, और इस चीज को करते रहो जीवन में, सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही नहीं, बाकी सारी चीजों में भी। ये मैं आपको आज एडवाइस दे रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आया है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट हेल्प कर रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिसइंटरेस्टिंग। अगर किसी पेंटर को पूछो ना भाई साहब, वो 10 दिन तक अपने आप को बंद रख के काम कर सकता है, क्योंकि वही उसका इंटरेस्ट है, वो अपने आप को एक कमरे में बंद करने का, सिर्फ खाना देते रहो, वो अपना पेंटिंग करता रहेगा, ही डजंट नीड एनीथिंग इन लाइफ, क्योंकि वही उसका सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे एक सब्जेक्ट से जूझ रहे हो जिसको आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, और मैक्सिमम हमारे काम जो होंगे 70 to 80% वो हमको जबरदस्ती करने पड़ेंगे, तो हाउ डू वी कोप अप विद इट? यहाँ पे आता है आपका एंटरटेनमेंट। तो आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में जो एंटरटेनमेंट के सेशंस कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है भाई साहब, आप रिफ्रेश हो रहे हो, सो यू आर स्टार्टिंग अगेन विद अ फ्रेश माइंड। अदरवाइज यहाँ पे आप फ्रेश माइंड तो नहीं भाई साहब, डल 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 आप पूरा डल हो गए भाई साहब, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग 5 good hours every day, I ended up in getting my marks reduced by almost 1/4, ठीक है। तो बहुत ही गंदा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये होता है, आप अगर कुछ बहुत ही डिसइंटरेस्टिंग कर रहे हैं तो ट्राई एंड डू समथिंग क्रिएटिव, या ट्राई एंड एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग, कोई रिवॉर्ड दो अपने आप को, ठीक है, गिव योरसेल्फ। और ये सिर्फ हिंदी की बात तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कोई मैथ्स आपके लिए बोरिंग हो सकता है, साइंस आपके लिए बोरिंग हो सकता है, अगर ये सब चीजें आपका ऐसा हो रहा हो तो इस चीज को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, और एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ म्यूजिक सुनना या कोई मूवी देखना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेरी भी बहुत बोरिंग लाइफ है, यही रोज पढ़ाना लिखाना, यही पढ़ाना लिखाना, टेस्ट पेपर बनाना, चेक करो, ये तो कभी कभी बोरिंग हो जाती है, ठीक है। आई ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, बट समटाइम्स इट विल बी बोरिंग। कोई ऐसी चीज में ड्रैग कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है। हर सब्जेक्ट तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो नहीं सकता भाई साहब, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर आर सम सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी एज अ बाउंसर्स टू मी, और मतलब उसमें मैं ग्रिप नहीं ले पा रहा, लेकिन अभी पढ़ाना है तो पढ़ाना है। तो इस काम से हम कैसे कोप अप करें? तो मैं तो भाई साहब हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ भाई साहब, मेरे को खाना बनाने का शौक है, तो मैं खाना बनाता हूँ। थोड़ा बहुत मेरा जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको
उसको मैं इंटैक्ट रखता हूं, क्योंकि अगर मेरा क्रिएटिविटी मर जाएगा तो ये जो मेरी जर्नी है रोज की वो बहुत बोरिंग हो जाएगी। अगर मैंने क्रिएटिविटी को जिंदा रखा किसी भी चीज में तो इसमें मैं कुछ नया सोच सकता हूं। जब तक आप क्रिएटिव रहेंगे तब तक आप नया कुछ सोच सकते हैं, वरना आपका काम चाहे जितना भी चैलेंजिंग हो आप क्रिएटिविटी को धो देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एंटरटेनमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज स्लीप एन एंटरटेनमेंट? Is getting enough amount of sleep and entertainment? Yes, it is. It is refreshing you. आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि sleep is the biggest form of entertainment. Scientists are yet to understand the dynamics of sleep. मतलब ये सोच नहीं पा रहे कि अगर ये इतना important हमारा एक क्राइटेरिया ये कैसे हो रहा है। How is it that the brain is shutting down? ये ब्रेन अपने आप में शट कैसे हो रहा है? How is it shutting down? साइंटिस्ट ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट गुत्थी बनती जा रही है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एग्जाम्पल नहीं हकीकत में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो वर्ल्ड वॉर में ना क्रिमिनल्स नहीं, जो आपके ये सोल्जर्स होते हैं ना जो पकड़े जाते हैं, दुश्मन देश के सोल्जरों को पकड़ा जाता था ना, तो उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। ये बहुत ही गंदा चीज है। ठीक है, मतलब अभी इनको जेल में रख के ना हम उन पे अलग अलग वैक्सीनेशन ठूसेंगे, देखेंगे कि वो जिंदा रहते हैं कि नहीं। ठीक है, ये ऐसी चीजें करेंगे। तो अभी क्योंकि तभी साइंस बहुत डेवलप हो रहा था, तो इनको एक जेल में रखा गया। कितने लोगों को? 5 लोगों को एक जेल में रखा गया, एक कोठरी में रखी गई, और इनको ना खाना दिया जा रहा था, पानी दिया जा रहा था, शौच करने की सुविधा थी, सब कुछ बेसिकली था। एक चीज को डिनाई किया जा रहा था, इनको सोने नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही ये मतलब सोने के फिराक में होते हैं, जोर से अलार्म बज उठेगा, 4-5 अलार्म फिट किया रहेगा यहाँ पे, वहां भू बनने लगेगा। ठीक है, सो दे वर फोर्स्ड नॉट टू स्लीप, एंड इन सम डेज, मतलब कुछ दिनों में ही, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इन 5 जनों में से सिर्फ एक जन बचा, एक ही जन बचा था, और बाकी 5 की हड्डियां बची थी। मतलब समझ पा रहे हैं? दे हैड बिकम कार्निवोरस। इतना डिग्रेडेशन हो गया था, मेंटल बैलेंस खो चुका था। समझ में आ रहा है? मतलब अभी एक दूसरे को खा चुके थे, ये सिर्फ मारामारी नहीं, खा चुके थे। एक ही % बचा था इसमें। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपको अगर ना सोने ना दिया जाए, आप किस लेवल तक गिर जाएंगे आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। आपका किस तरह से डिग्रेडेशन होगा आप समझ सकते हैं। यू विल गो इनसेन, कंप्लीटली इनसेन, आप पागल हो जाएंगे, एब्सोल्युटली इनसेन, यू विल लूज इट कंप्लीटली। मतलब पागल को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता। यू विल गो एब्सोल्यूट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो स्लीप इज इट अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट? यस इट इज, यस इट इज। आप देखोगे जितने भी जानवर आप पे कम सोते हैं ना, वो अफला तफली में रहते हैं। कुत्ता देखो भाई पूरे दिन भौंके जा रहा, वो सबसे कम सोता है, और कुत्ते का सोना भी वैसे हो जाएगा बट। ठीक है, क्योंकि उसको साउंड सुनाई देते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को वो कैप्चर कर सकता है। तो ये सारी चीजें, जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं जो कम सोते हैं, दे विल गो मैड वेरी इजीली। इसलिए कुत्ते लोग पागल होते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, द बिगेस्ट बोलते हैं ना, पागल हो गया ये कुत्ता, तो दे लूज देयर कूल। ठीक है, तो स्लीप इज इट अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट? यस इट इज, यस इट इज डेफिनेटली। एंड ऑलवेज गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट अमाउंट ऑफ स्लीप यू कैन। ठीक है, स्लीप, जितना भी लोग इसका तिरस्कार करें, मैं बोलता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। ठीक है, आप जब तक आपने ब्रेन को रिलैक्स नहीं करेंगे, शट डाउन नहीं करेंगे भाई साहब, आपका ब्रेन रिफ्रेश नहीं होगा। आपको मालूम है आपका सारा ग्रोथ फिजिकल और मेंटल सिर्फ स्लीप के दौरान होता है। आपके बॉडी में जितना भी ग्रोथ होता है, ये ब्रेन मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ, ये सारा का सारा स्लीप के दौरान होता है। जगे हुए के टाइम पे आपका कोई ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, सो इसीलिए तो बोला जाता है ना, तो बच्चों को बोलते हैं ना 12-12 घंटे सोते हैं, वो 10-12 घंटे सोते हैं, इन्फेंट बेबीज, देन दे शुड बी स्लीपिंग। द मोर इज द स्लीप एट दैट एज, द मोर विल बी देयर ग्रोथ। ठीक है, इफ अ बेबी इज नॉट स्लीपिंग देन डेफिनेटली इट इज फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड इट नीड्स अटेंशन। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको एंटरटेनमेंट के बारे में बता रहा था। एंड स्लीप इज वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनमेंट्स। व्हाटएवर यू डू व्हिच ऑफर्स यू रिफ्रेशमेंट, anything that offers you refreshment is basically a kind of entertainment। और उसके अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग दायरे से आप इसको देखते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन आप पीपल? नो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया।
Okay, so entertainment is essential for healthy growth of one's personality. It keeps our minds lively and fresh, increases efficiency at work. ठीक है? एक्टिव एंटरटेनमेंट मतलब अभी देखो कुछ कुछ एंटरटेनमेंट ऐसा होता है कि आप अभी देखिए एंटरटेनमेंट का फॉर्मेट ना चेंज होते जा रहा है। तो वैसे पहले कैसा था भाई साहब, पूरी फैमिली बैठ कर ना टीवी देख रही है भाई साहब, तो एक फैमिली टाइम भी स्पेंड हो रहा है और लोग एक कोई सीरियल देख रहे हैं, मजा कर रहे हैं, ये था। आज की तारीख में भाई साहब क्या हो गया, एंटरटेनमेंट इज गॉन सोलो। ठीक है, आप एक मोबाइल लेके एक कोने में, भाई साहब आपके भाई बंधु सब एक कोने में, सब अपने अपने कोने में भाई साहब एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। ठीक है, इट हैज गॉन मोर पर्सनलाइज्ड, नाउ इट हैज बिकम मोर पर्सनलाइज्ड। ठीक है, ये बहुत पर्सनलाइज्ड होता जा रहा है। पहले भाई साहब आपके सिनेमा हॉल्स होते थे, आज की तारीख में भाई साहब सारे सीरीज मूवीज आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपके जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसलिए तो हो गए हैं। ठीक है, आप घर बैठे भाई साहब बिना पॉपकॉर्न खाए उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको देखो सिनेमा हॉल में जाना है, जैसे मतलब बारिश हो रही है, भीगते हुए जाओ, फिर वहां पे भाई साहब ऐसे तो नहीं बैठे रहोगे, पॉपकॉर्न लेना पड़ेगा, और मतलब आप कोई सीरियसली मूवी देख रहे हो, बाजू वाला पॉपकॉर्न चबा रहा है, उससे आप डिस्टर्ब होगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो विल यू बी एब्सोल्युटली फ्री इन दैट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट? नो, बट घर के किसी एक कोने में भाई साहब चुपचाप हेडफोन लगाकर बैठे हुए, यू आर फ्री। ठीक है, यू विल हैव बेटर एक्सेस टू व्हाट यू वांट टू सी। ठीक है, एंड यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स एज वेल। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो आपका जो डायमेंशन है एंटरटेनमेंट का वो चेंज हो रहा है। फ्रॉम अ क्राउडेड फॉर्मेट ऑफ एंटरटेनमेंट, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम अ क्राउडेड फॉर्मेट ऑफ एंटरटेनमेंट व्हिच इज बेसिकली सिनेमा हॉल्स। ठीक है, या समझ लीजिए कोई मैच है जो आप इतने बड़े स्टेडियम में बैठ, इट इज अ क्राउडेड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू फैमिली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट व्हिच इज लाइक वाचिंग मूवी विद द फैमिली। ठीक है, टीवी देख रहे हैं आप फैमिली के साथ। अभी नाउ वी आर गोइंग टू एब्सोल्युटली सोलो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। आप अभी आपका भाई साहब ट्रांजिशन हो रहा है सोलो फॉर्मेट्स में। ठीक है, ओके, सो वेदर इट इज गुड और बैड वी डोंट नो, बट डेफिनेटली इफ वी आर रैशनल वी आर मेकिंग बेटर चॉइसेस। तो बेटर चॉइसेस तो डेफिनेटली हैं। बेटर चॉइसेस इसलिए हैं क्योंकि भाई साहब आप सिनेमा हॉल में गए, क्राउड कुछ फालतू मिल गया आपको, कोई पॉपकॉर्न चबा रहा है, कुछ कोई और बातें कर रहा है, सीरियस एक मूवी चल रही है, आप मूवी को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। ये इस चीज से तो आपको ठीक है एक निवारण मिल जाएगा। प्लस अगर आप समझ लो किसी स्पोर्ट्स मैच में गए हैं, आप जब स्टेडियम में बैठते हैं और जब प्लेयर्स को देखते हैं, बहुत छोटे दिखते हैं वो, कौन किधर क्या बल्ला घुमाए, किधर क्या बॉल, अरे उधर इधर जा रहा है, इधर, ये सारी चीजें आपकी टीवी में कवर हो जाती है भाई साहब। टीवी में पूरा दिख रहा है भाई साहब, ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है। ठीक है, कितना स्कोर हुआ, कमेंट्री हुआ, ये सब सारे आपको और डिटेल में मिलता है। ठीक है, नॉट दैट इट इज नॉट गुड और बैड, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा किसमें ज्यादा है। ठीक है, लेकिन कुछ असुविधाएं भी हो जाती हैं। जैसे वैसे अगर आप अभी सोलो फॉर्मेट ऑफ एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं, लोग डाइनिंग टेबल पे हैं, लेकिन तो जो इन्वॉल्वमेंट है एक दूसरे से वो कम होता जा रहा है। ठीक है, दैट इज बेसिकली गेटिंग थ्रू। एक्टिव एंटरटेनमेंट क्या है भाई साहब, जहां पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द एंटरटेनमेंट एक्टिविटी। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट। बट एक्टिव एंटरटेनमेंट इज एन एंटरटेनमेंट और फॉर्मेट ऑफ एंटरटेनमेंट इन विच योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज देयर। देयर इज एक्टिव फिजिकल एंड मेंटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, प्लेइंग गेम्स, डांसिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स, इस सब में आपका भाई साहब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, एंड हेंस इट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, पैसिव एंटरटेनमेट ये हो गया भाई साहब, आपका थिएटर देखना, मूवीज देखना, ठीक है, कोई मैच देखना, ये हो गया आपका पैसिव एंटरटेनमेंट। द इंडिविजुअल इज अ मियर व्यूअर एंड नॉट एन एक्चुअल पार्टिसिपेंट इन परफॉर्मिंग। तो इंडिविजुअल भाई साहब से देख रहा है, वो पार्टिसिपेंट नहीं है, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी और अ प्ले, लिसनिंग टू म्यूजिक, व्यूइंग स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, इसमें भाई साहब क्या है आपका पार्टिसिपेशन। वॉचिंग अ मूवी और अ प्ले इज पैसिव एंटरटेनमेंट, listening to music is passive entertainment, viewing sports is passive entertainment, participating in sports is active entertainment. Actually participating in an orchestra by playing a drum or some format of music or maybe even singing, that is called active form of entertainment, जहां पे आपका participation है। ठीक है, किसी थिएटर को आप देख रहे हैं, कोई नाटक चल रहा है, वहां पे आप क्या है, आपका पैसिव एंटरटेनमेंट है। लेकिन अगर आप किसी थिएटर में एक्टिंग में इन्वॉल्व है, उसमें कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो बोथ विल ऑफर यू एंटरटेनमेंट।
ओके, इन दिस कैटेगरी ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंडिविजुअल पार्टिसिपेट फिजिकली एंड मेंटली, क्या हो जाएगा आपका एक्टिव एंटरटेनमेंट। ओके, लिसनिंग टू म्यूजिक इज एन एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या हो जाएगा पैसिव, आपने म्यूजिक नहीं बनाया, आप रिजल्ट को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो यू आर बेसिकली रिजल्ट, तो ये हो गया आपका पैसिव एंटरटेनमेंट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, पहला फर्स्ट और फॉरमोस्ट क्या होगा, इट रिफ्रेशेस आवर माइंड्स, ठीक है, इट रिफ्रेशेस आवर माइंड्स, इट मेक्स, सो इट इज डेफिनेटली, जितना आपका माइंड रिफ्रेश होगा उतना ही ज्यादा आप अपने काम को ठीक से करेंगे, और जितना आप अपने काम को ठीक से करेंगे उतना ही आपका ओवरऑल ग्रोथ इन पर्सनालिटी होगा, ठीक है। सो ऑल अराउंड ग्रोथ ऑफ योर पर्सनालिटी, टू कीप वंस माइंड लाइवली एंड फ्रेश, आप लाइवली और फ्रेश रहेंगे, ठीक है। इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब 5 घंटा हम बुक के सामने बैठे हैं, आधे घंटे की भी नेट पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर मैं उसको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में बीच बीच में ब्रेक लेते हुए कोई म्यूजिक वगैरह सुनते हुए उसको करूं, तो मेरा कम से कम 4 घंटा तो पढ़ाई हो रहा है ना 5 में, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। सो माय एफिशिएंसी विल इंक्रीज, ठीक है। फोक थिएटर, व्हाट इज फोक थिएटर, बेसिकली पपेट्री, वुडन पपेट्स, ठीक है, आपने कठपुतली डांस देखा होगा ऐसा, ठीक है, कठपुतली का, ओके, इट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेटरी इन इंडिया, ठीक है, रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स फाउंड इन द एक्सकवेशंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स of Harappan civilization as well as sites in Egypt and Greece shows the possibility of them being used as puppets। तो बहुत पहले से puppets का बेसिकली हमारे फॉर्मेट में एंटरटेनमेंट में रहा है। puppets मतलब कठपुतली टोटे ऐसा करते हैं ना वैसा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कठपुतली डांस। तो काफी लोग इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है, काफी लोग इसको एंजॉय करते हैं। इन एंशिएंट इंडिया वुड, वुल, लेदर, हॉर्न्स एंड आइवरी वेर यूज्ड टू मेक द puppets। तो वुड, वुल, लेदर ये तो सब समझ ही रहे हैं, हॉर्न्स मतलब राइनोसोर्स के हॉर्न्स जो होते हैं, ठीक है, एंड आइवरी मतलब हाथी के दांत, अभी तो ये सब बैन हो गया है, ठीक है। सो दीज वेर यूज्ड। 2 स्टाइल्स ऑफ पपेटरी डेवलप्ड, वन इन राजस्थान एंड द अदर इन साउथ इंडिया। 2 प्रोमिनेंट स्टाइल्स थे या स्कूल्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है। सूत्रधार रोल इज वाइटल, सूत्रधार मतलब जो अपने उंगलियों से इनको नचा रहा है, सूत्रधार बोलते हैं ना, ठीक है। जो कभी कभी बोलेंगे ना भाई साहब तुम्हारे जीवन का सूत्रधार कौन है, ठीक है, मतलब कौन नचा रहा है तुम्हें, एज अ पपेट कौन नचा रहा है तुम्हें, ठीक है। तो सूत्रधार कौन होता है, जो पपेट शो करता है, वो उसके हाथों में ऐसा स्ट्रिंग बंधा होता है और वो उसको नचा रहा है, ठीक है। सूत्रधार रोल इज वेरी वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ कठपुतली स्टेज शो। कठपुतली के स्टेज शो में सूत्रधार का एक अहम भूमिका है, ठीक है। The stage of puppetry show is quite small, but the puppeteers use light and sound effects in an ingenious way। मतलब बहुत अच्छा लाइट और साउंड इफेक्ट भाई साहब दिया जाता है ताकि हमको बहुत जैसे एक मूवी का इफेक्ट मिले, ठीक है। तो हालांकि ये स्टेज बड़ा सिंपल सा होता है, ऐसे क्लॉथ वॉथ लगा दिया भाई साहब, इनको टूम टां कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन उसके साथ साथ जो म्यूजिक और डायलॉग्स और जो ये है ये काफी मतलब अच्छे लेवल पे होता है ताकि प्रॉपर एंटरटेनमेंट हो, ठीक है। ओके, दशावतार थिएटर। दशावतार थिएटर क्या होता है भाई साहब, जो 10 अवतार होते हैं, मतलब आपके भगवान राम या कृष्ण के 10 अवतार हैं, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कभी वो कृष्ण बन के पैदा हुए, कभी राम बन के पैदा हुए, कभी वो नृसिंह बन के पैदा हुए, तो अलग अलग अवतारों में वो आए हैं, इसको 10 अवतार बोला जाता है, ठीक है। सो पार्ट ऑफ फोक थिएटर इन महाराष्ट्र प्रेजेंटेड इन द रीजन्स ऑफ कोंकण एंड गोवा आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन। तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है, जहां पे कोंकण और गोवा में आफ्टर हार्वेस्टिंग इस नाटक को प्रस्तुत किया जाता है गांव खेड़े में, और इसमें ज्यादा करके गांव खेड़े के लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली प्रेजेंटेड इन द रीजन्स ऑफ कोंकण एंड गोवा आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन। द स्टोरीज प्रेजेंटेड हियर आर बेस्ड ऑन द 10 इनकार्नेशंस ऑफ विष्णु। विष्णु के 10 अवतार हैं, ठीक है। नेमली मत्स्य मतलब एक बार विष्णु मछली बनकर आए थे, ठीक है। एक बार कूर्म बन के आए थे, कूर्म मतलब कछुआ, ठीक है, कछुआ बनकर आए थे। वरा, वरा मतलब सुअर, ठीक है। नरसिंह मतलब आधा आदमी आधा शेर, ठीक है। वामन, वामन मतलब बौने टाइप के, ठीक है। वामन मतलब छोटे एकदम से, ठीक है, बोलते हैं ना जो लोग बौने टाइप के होते हैं, ठीक है, वामन। परशुराम, परशुराम ने भाई साहब तलवार वाले थे, वो तो जब बहुत बार उन्होंने क्षत्रियों को मार डाला था। राम, कृष्ण, बुद्ध एंड कल्कि। कल्कि अवतार अभी हुए नहीं है, होंगे, ठीक है। कल्कि अवतार है स्टिल नॉट टेकन प्लेस। तो ये सारे आपके 10 अवतार हैं, ठीक है। भगवान के विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, दीज आर बेसिकली। तो इन पे आपका चैत्र लेखन है।
एट द बिगिनिंग ऑफ द शो सूत्रधार इन्वोक्स लॉर्ड गणेश। तो गणेश को भाई साहब वो क्या था, जैसे किसी भी पूजा के पहले हम गणेश की पूजा करते हैं वैसा है यहाँ पे। दिस शो इज मोस्टली म्यूजिकल बट समटाइम्स देयर मे बी अ फ्यू स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स। तो मतलब स्पॉन्टेनियस डायलॉग मतलब फटाफट से कुछ भी डायलॉग, ठीक है। कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स यूज वुडन मास्क। तो जो कैरेक्टर्स गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये जनरली यूज वुडन मास्क, ठीक है। शो एंड्स बाय ब्रेकिंग दही हंडी फॉलोड बाय आरती। तो दही हंडी जैसे आप तोड़ते हैं जन्माष्टमी के समय और उसके बाद आरती होती है। विष्णुदास भावे द पायनियर ऑफ मराठी थिएटर। मराठी थिएटर के एक बहुत जाने माने इंसान थे ये। स्टेज्ड माइथोलॉजिकल प्लेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सम मॉडिफिकेशंस इन द दशावतार स्टाइल। तो उन्होंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए और दशावतार का जो परंपरा है उसको जारी रखा और कुछ चेंजेस लाए उसमें, ठीक है। भजन, ओके, भजन क्या होता है भाई साहब? गॉड के प्रेज में जो आप गाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड भजन। टू सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड एंड अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ताल, ठीक है, मृदंग, पखावाज। पखावाज में तो जानते हैं ना, जो ये, हाँ, ये इसको बोलते हैं, है ना, ये ताल है, इसको ही बोलते हैं ना, पखावाज। क्या कितना बड़ा, कौन सा, ये हारमोनियम, ढोल की तरह, तबला की तरह बजाते हैं उसको। तो मृदंग क्या होता है? वही तो होता है मृदंग, सेम ही होते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो ज्यादा करके आप देखोगे यहाँ पे इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भजन वगैरह होता है, जो भी आपके भगवान के लिए जो भजन करते हैं उनमें इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। गिटार विटार लेकर कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, हारमोनियम होता है, यू हैव सीन इट इन टेम्पल्स एंड ऑल। जो भी भजन गाया जाता है ज्यादा करके इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। चक्री भजन, डिवोटीज कीप मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक। तो ये भाई साहब घूमते घूमते ये ऐसे करते। चक्री भजन मतलब आपने देखा है मंदिर की परिक्रमा करते हैं लोग, तो वैसा ही उसको भी एक चक्री भजन बोलते हैं। तो वो मंदिर की परिक्रमा करते रहते हैं चक्री और विदाउट अ ब्रेक। सॉन्गी भजन, द सिंगर एक्टर्स एक्ट एज डिवोटीज एंड डिलीवर डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स। तो जो डिवोशनल भजन होते हैं, ठीक है। देन वी हैव कांजिरी भजन इंट्रोड्यूस्ड बाय तुकादोजी महाराज, ठीक है। भजन्स कंपोज्ड बाय सेंट तुलसीदास, द ग्रेट पोएट सूरदास, सेंट मीराबाई एंड सेंट कबीर आर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। इन सब जगहों पे भाई साहब ये भजन पॉपुलर है। ये क्या ठंडा नहीं हो रहा है क्या? नहीं, ठंडा नहीं आ रहा ना कुछ भी, तो बोलो ना भाई साहब। अभी आया है नहीं, एक मिनट। ओके, भजन्स वेर कंपोज्ड बाय सेंट तुलसीदास। तुलसीदास ने भी भजन लिखे हैं, ठीक है। देन वी हैव द ग्रेट पोएट सूरदास। तुलसीदास का तो पूरा राम जी पे ही भजन है, रामायण पे है। ग्रेट पोएट सूरदास, इन्होंने कृष्ण पे लिखे हैं, कृष्ण की लीलाओं पे लिखा है। सेंट मीराबाई, मीराबाई के भजन भी कृष्ण पे ही है, ठीक है। संत कबीर, ये भाई साहब बेस्ट है, ठीक है। संत कबीर आर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। कबीर ने बेसिकली पूरे लाइफ पे ही भजन लिखा हुआ है, ठीक है। सो बहुत सारे कबीर के भजन हैं, ठीक है, और ये दे आर पॉपुलर मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया। कॉम्पोजिशंस ऑफ पुराण दास, कनक दास, विजय दास, बोधे गुरु स्वामी जी, त्यागराज एक्सेट्रा आर संग इन कर्नाटक। कर्नाटक में इन लोगों का वैसा भजन होता है। फोक थिएटर इन गुजरात, सेन नरसिंह मेहता गेव मोमेंटम टू द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट एक बेसिकली मूवमेंट था, एक टाइम था जब बहुत सारे इंडिया के प्रांतों से भक्ति कल्चर को प्रोपोगेट किया गया था, और नरसिंह मेहता बेसिकली गुजरात के थे, ठीक है। सो ही In Maharashtra, Namdev supported the tradition of bhajan kirtan through tradition of Varakari, ठीक है। कीर्तन क्या होता है भाई साहब? It is performed in a temple in the practice of a temple. नारद मुनि is supposed to be the founder of कीर्तन tradition. तो नारद मुनि बेसिकली हिंदू माइथोलॉजिकल में एक वीणा बजाते हुए हैं, ठीक है, और ये हर समय कीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन मतलब भगवान के प्रेज में कोई सॉन्ग सिंग करना, ठीक है, उसको कीर्तन tradition बोलते हैं, ठीक है। ओके, सेंट नामदेव
महादेव, फर्स्ट कीर्तनकर हरिदास, ठीक है, कार्तिकार केतकारी हुआ ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। कीर्तनकार नीड्स टू ट्रेन हिमसेल्फ इन ओरेटरी। ओरेटरी क्या होती है भाई साहब? ओके, अर्ज किया है, ऐसे बोलते हैं ना जब हम, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, उसके बाद मैंने कोई गाना गाया, फिर अर्ज किया है, समझे ऐसा वाला जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं ओरेटरी, ठीक है। मतलब सिर्फ भजन या कीर्तन नहीं, बीच बीच में आप रुककर थोड़ा एक लाइन को एक्सप्लेन करके फिर आगे जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ओरेटरी, ठीक है। अगर आपने वाकई में स्पेशली कबीर भजन सुना होगा, अगर आपने YouTube में देखिएगा, कबीर कैफे बोल के है, और उसमें एक ग्रुप है, बेसिकली वो कबीर के भजन ही गाते हैं, लेकिन पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते हैं, और उनमें बीच बीच में ये ऐसे अपने जो डायलॉग्स हैं वो भी बोलते हैं। तो ओरेटरी होना मतलब आपको ओरेटरी स्किल्स आने चाहिए। ओरेटरी स्किल्स मतलब एकदम एक तरफा ही आप सिर्फ भजन या कीर्तन नहीं करें, बीच बीच में आप थोड़ा सा रुक कर उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि कबीर के भजन या जितने भी भजन कीर्तन है, कुछ कुछ टर्म्स ऐसे यूज में जिनको हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, जिनको हम समझ ना पाए तो उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ओरेटरी। सिंगिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, डांस एंड ह्यूमर, ठीक है, सिंगिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस एंड ह्यूमर। नारदीय और हरिदासी कीर्तन, ये नारदीय और ये हरिदासी कीर्तन है, सोलो परफॉर्मेंस है, ठीक है। पार्ट्स, पूर्वारंग कंप्राइजेस ऑफ नमन, निरूपांचा, अवांग एंड निरूपण एंड उत्तरांग, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब। उत्तरांग कंप्राइजेस ऑफ नरेशन ऑफ अ स्टोरी टू इलस्ट्रेट द मेन थिंग। तो आप पहले नरेशन करते हैं पूरे स्टोरी का, ठीक है, एक नरेशन करते हैं टू इलस्ट्रेट द मेन थीम उसके बाद आता है। ओके, फोक कीर्तन में भाई साहब राष्ट्रीय कीर्तन नरेट्स द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स एक्सेट्रा। अब ये राष्ट्रीय कीर्तन थोड़ा आपके भजन कीर्तन से अलग है, यहाँ पे हम देश को समर्पित कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय कीर्तन में एक लाइन मुझे याद आ रही है, एक फूल के बारे में लिखा है किसी ने, ठीक है, ना मैं चाहूं देवों के सिर पर चढ़ूं और ना ही भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक जिस पथ पर राष्ट्र पे शीश चढ़ाने जाए लोग अनेक, ठीक है, इस तरीके की बोली है। मतलब आप एक फूल की जीवन गाथा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फूल बोल रहा है नहीं, मुझे देवों के सिर पर नहीं चढ़ना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि भाई साहब भाग्य पर इठला रहा हूं, ठीक है, मुझे उस पथ पर फेंक दो जहां पे राष्ट्र पे बलिदान करने के लिए, राष्ट्र के किसी कॉज पे बलिदान करने के लिए बहुत लोग गए हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली नरेट्स द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। जैसे आपका एक गीत है जो लता मंगेशकर ने गाया है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और ये एक्चुअली जब ये सॉन्ग उन्होंने पहली बार गाया था, तो जिस एनवायरनमेंट में गाया था उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे और लोग थे और भी, तो दे एक्चुअली क्राइड बिकॉज दे हैड बीन अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, और इस फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत लोगों ने बहुत यातनाएं झेली हैं, ठीक है। सो इससे वो लोग कनेक्ट हो सकते हैं जो लोग ने इसको झेला है, ठीक है। सो लाइफ स्टोरीज ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, साइंटिस्ट का भी बहुत साइलेंट और एक बहुत ही रिगरस कंट्रीब्यूशन रहता है भाई साहब, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों का तो मतलब आप ऐसा उनको वो कटे हुए होते हैं समाज से कटे हुए होते हैं, वो किसी कॉज को आइडेंटिफाई करके उस पे एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ताकि कोई ना कोई उनका फायदा उठा सके। आपने देखो मेंडल की स्टोरी पढ़ी, हाउ मतलब बेचारा 6 साल तक अपने एक उसमें एक्सपेरिमेंट करता रहा, उसको कुछ एक पैसे का रेपुटेशन नहीं मिला, पैसा तो छोड़ ही दो, रेपुटेशन भी नहीं मिला। 100 साल बाद लोगों ने जाकर उनको उपाधि दी फादर ऑफ जेनेटिक्स आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। सो इमेजिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इज वेरी, मतलब ये अनकॉल्ड फॉर है। आज की तारीख में साइंटिस्ट का फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स, अगर आप देखोगे न्यूटन की बात भी कर रहा हूं अगर मैं, तो न्यूटन के टाइम पे भाई साहब एक जैसे आपके टाइम पे कोरोना आया था 2 साल तक, न्यूटन के टाइम पे एक प्लेग आया था जिसको ब्यूबोनिक प्लेग बोलते थे। प्लेग मतलब भाई ये ज्यादा करके रैट्स से फैलता है, और ये प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी थी, पूरे मतलब कोरोना की तरह ही थी। और उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ और न्यूटन का कॉलेज भी बंद हो गया, और न्यूटन ने घर बैठे 18 घंटे काम किए। ये आपको जितनी भी थियरीज मिलती हैं न्यूटन की, उस टाइम पे डिस्कवर हुई थी। दैट वाज द बेस्ट यूज ऑफ टाइम दैट ही हैड मेड दोस 2 इयर्स, ठीक है। उन्होंने मैथमेटिक्स पे और फिजिक्स पे बहुत सारी डिस्कवरीज की उस टाइम पे, ठीक है। ओके, सो नरेट्स द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट इंडियन लीडर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स एक्सेट्रा,
started by Dattopant Patwardhan of Vai in Maharashtra. Members of the Satya Sodhak Samaj founded by Mahatma Jyotirao Phule also used कीर्तन as a medium of creating social awareness. So ऐसा नहीं है कि भजन और कीर्तन का यूज सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पर्पसेस के लिए ही हुआ हो, ठीक है। भजन कीर्तन का यूज सोशल कॉजेस के लिए भी हुआ है, ठीक है। भजन और कीर्तन के माध्यम से आपने सोशल कॉजेस को भी राइज किए हैं, ठीक है। Style of Kirtan by Sant Gadge Maharaj resembled closely to Satya Sodhak style of Kirtan. Lalit. Now what is Lalit? It belongs to the tradition of Naradiya Kirtan. नारद मुनि जो हैं वो कीर्तन करते रहते हैं, वैसा ऐसा मतलब माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक वीणा पे कीर्तन करते रहते हैं, तो ये नारदीय टाइप कीर्तन है। इट इज क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कोंकण, ठीक है। परफॉर्म्ड इन अ थिएट्रिकल स्टाइल। इट इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र व्हिच बिलोंग्स टू द tradition of Naradiya Kirtan. Tales of Ram, Krishna and devotees are performed. Modern Marathi theatre is based on the Lalit forms. तो जो modern Marathi theatre है वो इन Lalit forms पे based है. It is based on the Lalit forms, ठीक है। During the performance of Lalit on the occasion of religious festivals, it is presumed that the presiding deity of that festival is present on the throne and then she is invoked for fulfillment of a desire. तो मतलब कैसा है कि जो भी भगवान है उनको हम इंस्पायर कर रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी कर दे, ठीक है। मेरी कोई डिजायर है, मेरा कोई इच्छा है, उसको मैं ऐसा भजन कीर्तन करूंगा कि वो इंस्पायर होकर मेरी इच्छा को पूरी कर दे। दैट इज बेसिकली ललित, ठीक है। द इन्वोकेशन मतलब हम इंस्पायर कर रहे हैं या तो प्रेरित कर रहे हैं भगवान को। कंटिन्यूज एज फॉलोज। लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड दैट डिजायर, सबको अपनी इच्छा पूर्ति मिले। लेट एंटायर विलेज लिव इन हैप्पीनेस टिल बी परफॉर्म द नेक्स्ट ललित। तो ललित मतलब एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो टिल बी परफॉर्म द नेक्स्ट ललित, लेट एवरीबडी बी हैप्पी। लेट नोबडीज माइंड बी स्पॉइल्ड विथ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब अहंकार, ठीक है। किसी का माइंड स्पॉइल ना हो अहंकार से। लेट ऑल ट्रांजैक्शंस हैपन विथ क्लियर माइंड्स। लेट द कम्युनिटीज बिहेवियर बी पायस, ठीक है। पूरी कम्युनिटी भाई साहब पायस बिहेवियर डिस्प्ले करे, ठीक है। ओके। ललित फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न मराठी थिएटर। भारूद, ठीक है। इट इज अ मेटामॉर्फिकल सॉन्ग विद स्पिरिचुअल और एथिकल लेसन्स, ठीक है। ओके। तो ये सिंबॉलिक है भाई साहब, मेटामॉर्फिकल है, सिंबॉलिक है। इट इज एग्जीक्यूटेड लाइक अ रोड शो। तो रोड शो आपने देखा है कभी? रोड में ही भाई साहब नाटक वाटक करते हैं लोग, ठीक है। एड्स के जागरूकता के लिए बहुत रोड शोज डॉक्टर्स करते हैं बीच बीच में, ठीक है। और जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी रोड शोज होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों में जैसे पुलिस लोग बहुत बार रोड शोज करते हैं, कैसे क्रिमिनल्स आ रहे हैं आपके घर पे, उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। तो दीज आर रोड शोज। इट इज अ मेटामॉर्फिकल सॉन्ग विद स्पिरिचुअल और एथिकल लेसन्स। इट्स एग्जीक्यूटेड लाइक अ रोड शो। इसको रोड शो की तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। भारूच कंपोज्ड बाय संत एकनाथ हैड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, ड्रामेटिक क्वालिटी, सिंपल रिदम एंड ह्यूमर। ये सारी चीजें होती थी। तमाशा क्या होता है? तमाशा इज अ पर्शियन वर्ड दैट इज प्लीजिंग साइट, ठीक है। ये पर्शियन उर्दू वर्ड है। प्लीजिंग साइट को हम तमाशा बोलते हैं। डेवलप्ड इन द 18th सेंचुरी बाय टेकिंग इन ट्रेड्स ऑफ फोक थिएटर एंड क्लासिकल आर्ट्स। तो फोक थिएटर और क्लासिकल आर्ट्स को कंबाइन करके तमाशा बनाया गया है, ठीक है। संगीत बारी। डांस एंड म्यूजिक आर मोर इंपॉर्टेंट देन ड्रामा। तो इसमें डांस और म्यूजिक ड्रामा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ढोला खींचा फाड़, ठीक है। शो बिगिंस बाय सिंगिंग गाना फॉलोड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ गवालन, ठीक है। द सेकंड पार्ट ऑफ तमाशा प्रेजेंट्स द वैग। इट इज स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। तो तमाशा में वैसा स्पॉन्टेनियस ह्यूमर, मजा मस्ती भी होता है, ठीक है, मजाक करना, ठीक है। दैट इज रिप्रेजेंटेड इन तमाशा। Povada, ठीक है, we all know what is Povada is. It is a dramatic narration of the deeds of heroic men and women in a forceful and inspiring manner, ठीक है। तो forceful और inspiring manner में ये dramatic narration है of the demands of heroic men and women, ठीक है। तो जैसे शिवाजी की गाथाएं हैं, Povada हैं। It is done by alternatively reciting poetry and prosaic extracts। तो poetry और prosaic, थोड़ा बहुत poetry और थोड़ा बहुत वैसा prose, थोड़ा बहुत poetry, थोड़ा बहुत prose, थोड़ा बहुत poetry और थोड़ा बहुत prose, ऐसे जाएगा, ठीक है। Povadas composed during the Samyukt Maharashtra movement were used as a medium to create public awareness। Public awareness को create करने के लिए ये compose किया गया था, ठीक है। In the British period, Povadas narrating the story of Umaji Nayak, Chapekar brothers, Mahatma Gandhi were composed, ठीक है।
Examples: Pawada composed by Adnan Das, a contemporary poet of Chhatrapati Shivaji Maharaj, narrating the incidents of killing of Afzal Khan. ठीक है, पवाड़ा ऑफ द बैटल ऑफ सिंहगढ़ कंपोज्ड बाय तुलसीदास. सो ये सब भाई साहब आपके अलग अलग पवाड़ाज हैं. द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेट्री इन इंडिया विच हैड टू स्टाइल्स डेवलप्ड इन डैश एंड द सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया. सो डेवलप्ड इन राजस्थान एंड द सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, मास्क्स मेड अप ऑफ विच मटेरियल आर यूज्ड बाय कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स इन दशावतार. सो वुड. ठीक है, ओके. Give the name of first Kirtankar in Maharashtra, Sant Namdev. ठीक है, what is the purpose of Bharuda composed by Sant Eknath, educating people on various aspects of life? Identify and write the wrong pair in the following set. Clay dolls, Harappan civilization. Style of Kathapali, Rajasthan, Katputli. Sutradhar, playwriter. Types of puppets, string puppets. सूत्रधार प्ले राइटर होगा ना. सूत्रधार कौन है? राइट थोड़ी कर रहा है, वो तो पूरा प्ले ही कर रहा है ना. ही इज नॉट द राइटर, ही इज बेसिकली द एक्टर इटसेल्फ. ठीक है, ओके. टाइप्स ऑफ पपेट्स भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे? कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप. ये आपके शैडो पपेट्स, वुडन पपेट्स. शैडो पपेट्स देखा है आपने? ये भाई साहब ऐसे आप कोई मोमबत्ती जलाए, देखो मगरमच्छ आ गया. ठीक है, इट्स अ शैडो पपेट. ठीक है, हैंड पपेट्स, वुडन पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स. ठीक है, तो आपका भाई साहब कंप्लीट द कॉन्सेप्ट. ये क्या हो गया इसका आंसर? ओके, टाइप्स ऑफ पपेट्स. चलिए, शैडो पपेट्स, हैंड पपेट्स मतलब समझ में आ गया ना भाई साहब. ठीक है, वुडन पपेट्स जो हम मतलब स्ट्रिंग लगाकर कर रहे हैं, स्ट्रिंग पपेट्स बेसिकली है. ठीक है, सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्स. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दशावतार थिएटर. इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ folk theater. Stories based on 10 incarnations of Vishnu presented in Konkan and Goa. Sutradhar invokes Lord Ganesh. ठीक है, गणेश की पूजा पहले की जाती है. Mostly musical but sometimes includes dialogues. Ends by breaking dahi handi followed by aarti. तो दही हंडी और आरती. Explain the statement with reason. Bharuds composed by Sant Eknath are popular in Maharashtra. एक metamorphical song है. ठीक है, style can be compared to a road show composed on a wide range of subjects, composed with the aim of educating people. Dashavatara is a part of Dashavatara tradition, in which Dashavatara is a part of folk theatre. In which state Dashavatara? Obviously Maharashtra. ठीक है, to whom the narrator invokes at the beginning of the show? Ganesh, Lord Ganesh. ठीक है, okay. And the form of Dashavatara folk theatre explain. तो आपके क्या क्या? This is a part of folk theatre है ये. ठीक है, stories based on 10 incarnations, 10 अवतार जो हुए थे किसके? विष्णु के. ठीक है, presented in Konkan and Goa. सूत्रधार invokes Lord Ganesh. जो सूत्रधार होंगे वो गणेश को invoke करेंगे. Mostly musical but sometimes includes dialogue. कभी कभी भाई साहब dialogues भी होंगे. Ends by breaking dahi handi and followed by aarti. ठीक है, तमाशा is a Persian form, modern form तमाशा. From which language is the word tamasha derived? It is the Persian form. What are the two types of tamasha? Sangeet bari and dhol ki chapar. And explain the modern presentation form of tamasha. Tamasha includes dramatic part, wag. ठीक है, begins by singing gaan followed by gavalan. Wag has spontaneous humor. ठीक है, okay, that would be it for today. Thank you so much.